अगर आप शिक्षक बनने का सपना संजोए हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही बना हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं रमाशंकर डिमरी तुलिका दर्शन में आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस अंक पे हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा सहायक अध्यापकों की भर्ती के संबंध में और जानेंगे कि इस भर्ती में कितने पदों को रखा गया है, किस विषय में पद रखे गए हैं, साथ ही जितनी भी कैटेगरी है उनकी जो परीक्षा फीस है, परीक्षा शुल्क है, वो क्या रहने वाला है। और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त ये अन्य राज्यों के जो बेरोजगार युवा हैं क्या वे इसे भर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो विज्ञप्ति निकाली है, सबसे पहले उसका विज्ञापन संख्या आप देख सकते हैं A5/E-1 2025 और 28/7/2025 को ये प्रकाशित की गई है। यहाँ पर देखिए, सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष/महिला शाखा परीक्षा 2025। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की इसकी तिथि है 28 जुलाई 2025। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने एवं ऑनलाइन आवेदन स्वीकार यानी कि सबमिट किए जाने की अंतिम तिथि रखी गई है यहाँ पर 28 अगस्त 2025। ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन में सुधार या संशोधन और शुल्क समाधान फीस रिकन्सिलेशन की अंतिम तिथि है 4/9/2025 यानी कि 4 सितंबर 2025। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 28 जुलाई से आवेदन शुरू हो चुके हैं और अंतिम तिथि इसकी रखी गई है 28 अगस्त को। और अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो उसके सुधार के लिए यहाँ पर अंतिम तिथि रखी गई है 4 सितंबर 2025, यानी कि अंतिम रूप से 4 सितंबर 2025 को आप किसी भी प्रकार से यहाँ पर अपने आवेदन में सुधार या संशोधन कर सकते हैं। उसके बाद ये जो रजिस्ट्रेशन की लाइन है ये बंद हो जाएगी। तो सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पर एक OTR जनरेट करना होगा। तो ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी को OTR पंजीकरण करवाना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जिसे कहते हैं। और यहाँ पर आपको एक नंबर प्राप्त हो जाता है SMS के थ्रू। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें OTR नंबर प्राप्त नहीं किया है वे ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे पूर्व आयोग की वेबसाइट जो यहाँ पर लिखी गई है परीक्षा.nic.in से OTR प्राप्त कर सकते हैं। OTR नंबर प्राप्त करने के उपरांत ही आयोग की वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया जा सकता है। तो देखा आपने यहाँ पर कि सबसे पहले आपको OTR जनरेट करना होगा, यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। और उसी के बाद यानी कि अगर आपको OTR प्राप्त नहीं होता है तो आपको 72 घंटे के अंदर OTR मिल जाएगा। और जब आपको OTR नंबर प्राप्त हो जाएगा उसी के बाद आप uppsc.up.nic.in पे आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आपको OTR नहीं मिलता है तो हो सकता है कि साइट ज़्यादा जब बर्डन हो जाता है साइट में तो 72 घंटे बाद भी आपको OTR का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल सकता है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं इसके दूसरे सेगमेंट की कि आवेदन शुल्क इसमें क्या रहने वाला है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम एवं द्वितीय चरण की कार्रवाई पूर्ण करने के पश्चात तृतीय चरण में दिए गए निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार परीक्षा शुल्क जमा करें। प्रारंभिक परीक्षा हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है। देखिए, यहाँ पर जो पहली कैटेगरी है अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी, EWS और OBC, इनके लिए परीक्षा शुल्क 100 रुपये। इसके साथ में ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क जो 25 रुपये है, तो टोटल आपके 125 रुपये हो जाएंगे जनरल, EWS और OBC के लिए। यहाँ पर अगर हम SC और ST कैटेगरी की बात करें तो टोटल उनको 65 रुपये यहाँ पर फीस पेमेंट करनी होगी। अगर हम दिव्यांगजनों की बात करें तो उन्हें मात्र 25 रुपये का परीक्षा शुल्क देना होगा। भूतपूर्व सैनिक यानी एक्स आर्मी की बात करें तो उन्हें 65 रुपये का यहाँ पर ऑनलाइन शुल्क जमा करना होगा। इसी के साथ में अगर हम पांचवी कैटेगरी देखें, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित महिला कुशल खिलाड़ी, तो यहाँ पर अपनी मूल श्रेणी के अनुसार जो है उन्हें अपना पेमेंट देना होगा। अगर वो जिस भी श्रेणी में आते हैं तो उन्हें उसी हिसाब से यहाँ पर फीस पेमेंट करनी होगी। अब हम बात करते हैं परीक्षा के पैटर्न पर। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर इस बार 2 परीक्षाएं रखी गई हैं
प्री और मेंस, यानी कि प्री में आप जब क्वालिफाई हो जाते हैं उसी के बाद आप जो है मेंस के लिए अप्लाई करेंगे। अगर हम रिक्तियों की संख्या की बात करें तो वर्तमान में सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला परीक्षा 2025 के लिए यहाँ पर देखिए 7,466 टोटल पद रखे गए हैं। हालांकि ये पुरुष शाखा के लिए भी हैं, महिला शाखा के लिए भी हैं, इसी में विकलांगजनों के लिए भी सीटें आरक्षित कर गए हैं, इसीलिए ये 7,466 टोटल पद हैं। यहाँ पर पुरुष शाखा में 4,860 रिक्तियां हैं, महिला शाखा में 2,525 रिक्तियां हैं। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत कुल जो रिक्तियां हैं वह 81 हैं। तो विषयवार आरक्षणवार रिक्तियां तथा दिव्यांगजन के उपश्रेणियों का विस्तृत विवरण आप इस विज्ञप्ति के परिशिष्ट 4 पर आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आरक्षण की जो बात की गई है तो उत्तर प्रदेश में जो भी आरक्षण जिस भी जाति या जनजाति को मिलता है वो यहाँ पर देय होगा। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप उत्तर प्रदेश से बाहर के निवासी हैं, चाहे आप एससी कैटेगरी में हो या एसटी कैटेगरी में हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हो, तो यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश के अंदर आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। आपको यहाँ पर जनरल कैटेगरी में ही फॉर्म फिल करना होगा। तो जो उत्तर प्रदेश से बाहर के अभ्यर्थी हैं, अगर वो आरक्षित वर्ग के हैं तो यहाँ पर उन्हें आरक्षण नहीं दिया जाएगा। आरक्षण सिर्फ उत्तर प्रदेश के जो निवासी हैं, मूल निवासी हैं, उन्हीं को ही यहाँ पर आरक्षण देय होगा। अब देख लेते हैं कि विषयवार क्या योग्यताएं रखी गई हैं। तो सहायक अध्यापक हिंदी के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या मान्यता विश्वविद्यालय या संस्था से एक विषय के रूप में हिंदी स्नातक और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद से उत्तर मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए और इसके साथ ही उनको बीएड की उपाधि भी धारित करनी होनी चाहिए। सहायक अध्यापक अंग्रेजी की बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मान्यता विश्वविद्यालय संस्था से अंग्रेजी साहित्य के साथ स्नातक की उपाधि और साथ में बीएड की उपाधि भी आवश्यक है। सहायक अध्यापक गणित की बात करें तो यहाँ पर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में गणित के साथ स्नातक उपाधि और साथ ही शिक्षा स्नातक यानी बीएड की उपाधि भी आवश्यक रूप से उन्हें धारित होनी चाहिए। सहायक अध्यापक अगर हम विज्ञान की बात करें तो भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और बीएड भी साथ में होना आवश्यक है। सहायक अध्यापक सामाजिक विज्ञान की बात करें तो इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र विषयों में से कम किन्हीं 2 विषयों में एक साथ स्नातक उपाधि होनी चाहिए। यानी कि आपके पास राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल इन 4 सब्जेक्ट में से कम 2 विषय आपके स्नातक में होने अनिवार्य हैं। साथ ही बीएड की उपाधि यहाँ पर अनिवार्य रूप से की गई है। अगर हम असिस्टेंट टीचर कंप्यूटर की बात करें तो वहाँ पर बीटेक, बीई, कंप्यूटर साइंस ये आपको आवश्यक है। साथ ही ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस में या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में। इसी के साथ में अगर आपके पास ए लेवल का कोर्स है NIELIT का तो वो भी यहाँ पर मान्य है। बीटेक ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस में और या फिर MCA पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस। इसके अलावा डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन इन एजुकेशन यानी कि बीएड यहाँ पर कंप्यूटर टीचर के लिए भी अनिवार्य रूप से मांगा गया है। इसी के साथ अगर हम सहायक अध्यापक उर्दू की बात करें तो उर्दू में स्नातक की उपाधि प्लस बीएड यहाँ पर मांगा गया है। अगर हम बात करें सहायक अध्यापक जीव विज्ञान की तो जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान में स्नातक उपाधि और बीएड की उपाधि यहाँ पर मांगी गई है। सहायक अध्यापक संस्कृत की बात करें तो देखिए यहाँ पर संस्कृत में स्नातक उपाधि प्लस बीएड की उपाधि यहाँ पर आवश्यक रूप से होनी चाहिए अगर आप संस्कृत में भरना चाहते हैं। सहायक अध्यापक कला की बात करें तो देखिए यहाँ पर कला के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से या मान्यता विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में कला के साथ स्नातक की उपाधि और NCERT द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि होनी आपके पास अनिवार्य है। इसके साथ में अगर आपने BFA किया हुआ है तो BFA प्लस बीएड यहाँ पर चल सकता है। तो जिन लोगों ने BA BEd कर रखा है वो भी इसको फॉर्म भर सकते हैं या BFA BEd कर रखा है वो LT कला के लिए फॉर्म भर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं सहायक अध्यापक संगीत की। तो यहाँ पर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मान्यता विश्वविद्यालय संस्था से एक विषय के रूप में संगीत के साथ स्नातक उपाधि, या फिर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मान्यता विश्वविद्यालय संस्था से स्नातक उपाधि के साथ भातखंडे संगीत महाविद्यालय से संगीत विशारद अथवा प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से संगीत प्रभाकर की उपाधि आपके पास आवश्यक रूप से होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कि संगीत विशारद अथवा संगीत प्रभाकर के लिए कोई गुणवत्ता अंक प्रदान नहीं किया जाएगा, यानी कि किसी भी प्रकार का आपको कोई भी क्वालिटी पॉइंट यहाँ पर नहीं दिए जाएंगे। दूसरा इसमें लिखा हुआ है भारत में एनसीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक यानी कि बीएड की उपाधि यहाँ पर संगीत शिक्षक के लिए भी अनिवार्य रूप से मांगी गई है। हम पहले देखते थे कि एलटी कला में बीएड की उपाधि नहीं मांगी जाती थी, लेकिन अब कला में भी और संगीत में भी बीएड की उपाधि यहाँ पर अनिवार्य रूप से मांगी जा रही है। इसी प्रकार सहायक अध्यापक वाणिज्य यानी कि कॉमर्स के लिए भी यहाँ पर वाणिज्य में स्नातक की उपाधि प्लस बीएड की उपाधि आवश्यक होगी। सहायक अध्यापक शारीरिक शिक्षा यानी कि अगर आप फिजिकल टीचर्स में जाना चाहते हैं, पीटीआई बनना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको स्नातक की उपाधि चाहिए किसी भी विश्वविद्यालय से, और साथ में आपको बीपीएड अथवा बीपीई की जो है उपाधि आवश्यक होगी। सहायक अध्यापक गृह विज्ञान के लिए एक विषय के रूप में गृह विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि आपको आवश्यक है, और प्लस बीएड की उपाधि भी यहाँ पर आपको आवश्यक होगी। सहायक अध्यापक अगर हम कृषि या उद्यान कर्म की बात करें, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की बात करें, तो यहाँ पर आपको कृषि या उद्यान कर्म में स्नातक की उपाधि आवश्यक होगी। साथ ही आपको बीएड की उपाधि भी यहाँ पर आवश्यक रूप से धारित करनी होगी। तो ये देखा हमने कि 15 विषयों में सहायक अध्यापक की भर्ती निकाली गई है, और विषयों के साथ में उनकी योग्यताएं भी स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि किस प्रकार की स्नातक उपाधि चाहिए आपको, कौन से विषय से स्नातक उपाधि होनी चाहिए। और यहाँ पर सबसे जो मुख्य बात यह है कि प्रत्येक विषय के लिए बीएड की उपाधि अनिवार्य है। अगर आपके पास बीएड नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो ये सबसे ज़रूरी है कि आप जब भी विज्ञप्ति का आकलन करें, अवलोकन करें, उसमें लिखी हुई जितनी भी योग्यताएं हैं, शर्तें हैं, उनको एक बार ज़रूर समझ लें, ताकि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो, रद्द ना हो। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीएड अनिवार्य कर दिया गया है। जिन विषयों में बीएड नहीं था उन विषयों में भी अनिवार्य रूप से बीएड हो चुका है, जैसे कि कला और संगीत में, गृह विज्ञान में। तो बीएड अब आपको आवश्यक योग्यता के रूप में गिना जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार से सीटीईटी और यूपीटीईटी नहीं मांगा गया है। तो अगर आपने टीईटी नहीं क्वालिफाई किया है, आप तब भी इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा, क्योंकि यहाँ पर टीईटी की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक अच्छा प्लस पॉइंट है इस भर्ती का। अब हम देखते हैं कि इसमें आयु सीमा क्या रखी गई है, यानी कि आपको किस आयु वर्ग के लोग इसको भर सकते हैं और कौन लोग इसको नहीं भर पाए। तो देखिए, अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2025 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए, और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यानी कि आपको 21 वर्ष की आयु आपकी पूरी हो जानी चाहिए, और 40 वर्ष की आयु आपकी उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। अर्थात आपका जन्म 2 जुलाई 1985 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो आप इस पॉइंट को जरूर ध्यान में रखिएगा जब भी आप फॉर्म फिल करें, कि आपका जन्म 2 जुलाई 1985 से पूर्व और 1 जुलाई 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। दिव्यांगजनों हेतु तो अधिकतम आयु सीमा की जो छूट है वो 55 वर्ष है। अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1970 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर दिव्यांगजन जो है वो 55 वर्ष तक अगर हैं उनकी आयु, तो वो भर सकते हैं। अधिकतम आयु सीमा में छूट की बात हम करें तो उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति, उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी, उत्तर प्रदेश के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारियों, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों तथा उत्तर प्रदेश के अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की इसमें अनुमन्य छूट दी जाएगी। अर्थात उनका जन्म 2 जुलाई 1980 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। और अगर हम दूसरी इसमें जो बात लिखी गई है, जो खंड ख है इसका, उत्तर प्रदेश के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष होगी।
अगर हम गौ जो खंड की बात करें तो उत्तर प्रदेश के आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों ऑब्लिक अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों ऑब्लिक भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में सेना में की गई सेवा अवधि प्लस 3 वर्ष के बराबर छूट अनमन्य होगी। तो ये हमने देखा कि वहाँ पर आयु में किस प्रकार की छूट दी गई है, और आपको जब भी फॉर्म फिल करें तो आप अपना जन्म तिथि इस विज्ञप्ति के अनुसार ज़रूर मैच कर लें कि आपका जन्म बताए गए क्राइटेरिया के अनुसार फिक्स हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपका जन्म इसके अकॉर्डिंग आ रहा है तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप कीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं इस पूरी की पूरी भर्ती के मुख्य फीचर्स पर। तो यहाँ पर क्योंकि विज्ञप्ति बहुत बड़ी है, इसको एक वीडियो में बताना नामुमकिन है, इसलिए इसको हम पार्ट वाइज इस विज्ञप्ति को देखेंगे कि किस प्रकार वहाँ पर विषयवार पद आपको आवंटित किए गए हैं, तो उस पर हम अलग से एक वीडियो बना लेंगे। तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो बात इस विज्ञप्ति को देखने के बाद हमें दिखाई दे रही है, इसमें एक तो उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त अन्य राज्यों के जो प्रशिक्षित बेरोजगार हैं वो इसको भर सकते हैं। और दूसरी बात इसमें यह है कि इसमें किसी भी प्रकार से टीईटी, यूपीटीईटी या यूटीईटी वगैरह नहीं मांगा गया है। तो आप निश्चिंत होकर के, अगर आप बीएड योग्यताधारी हैं और बताए गए सब्जेक्ट में आपने स्नातक किया है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही इसका जो तीसरा पॉइंट है वो है कि अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं, अगर आप किसी अन्य राज्य के निवासी हैं, तो आप चाहे किसी भी कैटेगरी में हो अपने राज्य में, लेकिन जब भी आप उत्तर प्रदेश में इसको फॉर्म भर रहे हैं तो वहाँ पर आपको अनारक्षित श्रेणी में ही आवेदन करना होगा। अगर आप उत्तराखंड के एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो आपको उत्तर प्रदेश में जब आप फॉर्म भर रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का, तो वहाँ पर आपको सामान्य कैटेगरी में ही फॉर्म भरना होगा। इससे उत्तर प्रदेश की सामान्य कैटेगरी में काफ़ी बड़ा फाइट हमें देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी रोचक भी होगा यहाँ पर, क्योंकि ये ओपन टू ऑल भर्ती हो गई है, अन्य राज्यों के लोग भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और सबसे बड़ा फीचर जो मुझे देखने को मिला है इसमें वो है परीक्षा के पैटर्न में, यानी कि एग्ज़ाम पैटर्न जो बदल गया है। पहले वनडे एग्ज़ाम की तरह यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार यहाँ पर 2 पेपर रखे गए हैं, प्री और मेन। यानी कि जो प्री में क्वालिफाई होंगे वही मेंस में एग्ज़ाम दे पाएंगे और उसी के बाद उनका चयन यहाँ पर किया जाएगा। तो ये मेन मुख्य बिंदु यहाँ पर इस पूरी की पूरी भर्ती को देखने के बाद हमें देखने को मिले हैं। तो इस पूरी की पूरी भर्ती को हम अलग अलग वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये विज्ञप्ति काफ़ी बड़ी विज्ञप्ति है, तो इसको एक वीडियो में कंपाइल करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं, कई सारे इसमें कैटेगरीज बनाई गई हैं, क्योंकि इसमें सामान्य कैटेगरी भी है, महिला कैटेगरी है, दिव्यांगजनों की कैटेगरी है, और हर कैटेगरी में अलग अलग पोस्टों को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यूपीपीएससी की वेबसाइट में जाइए और इस भर्ती की जो पीडीएफ है उसे डाउनलोड कीजिए और इसके हर पृष्ठ का आप अवलोकन कीजिए, कहाँ पर क्या चीज़ लिखी गई है, कहाँ पर योग्यताएं क्या हैं, प्रादेशिक जो लोग हैं उनके लिए क्या योग्यताएं हैं, और यूपी के बाहर के जो लोग हैं अन्य राज्यों के उनके लिए क्या क्राइटेरिया उन्होंने फिक्स किया हुआ है आरक्षण का या आयु का, फीस का स्ट्रक्चर आपको मैंने बता दिया है। तो ये इन सब चीज़ों का आपको भली बात अध्ययन करना होगा, उसी के बाद आप ऑनलाइन इसको फॉर्म फिल कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको OTR जनरेट करना होगा और OTR जनरेट करने के बाद ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी कि जब आपको OTR मिल जाएगा उसी के बाद आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।